हेलो व्यूअर्स, प्रीवियस ईयर पेपर पीटी स्पेशल के आज के एपिसोड में स्वागत है। टॉपिक है हिस्ट्री यानी इतिहास। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ऑप्शंस है ए जैन साधु, बी नाटककार, सी मंदिर वास्तुकार या फिर डी दार्शनिक। तो सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाटककार। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 8वीं सदी के विद्वान भवभूति संस्कृत में लिखे अपने नाटकों और कविताओं के लिए विख्यात हैं। उनके द्वारा लिखित नाटक मालती माधव प्रसिद्ध है। वहीं हस्तिमल होयसल राज में रहने वाले एक जैन नाटककार थे जो दिगंबर जैन कथाओं को आधार बनाकर संस्कृत में नाटक लिखते थे। उनके द्वारा कई नाटक लिखे गए जिनमें से 4 नाटक प्राप्त हैं। ये हैं मैथिली कल्याण, विक्रांत कौरव, अंजना पवनंजय और सुभद्रा नाटिका। क्षेमेश्वर एक नाटककार थे जिन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। इस प्रकार भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर नाटककार थे, इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। और 2. 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार की संस्तुति नहीं दी गई थी, इसलिए कथन एक गलत है। यद्यपि 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय परिषदों को महिलाओं को मताधिकार देने के नियम बनाने के लिए कहा गया था जो संपत्ति, आय और शिक्षा पर आधारित हो। इस आधार पर 1919 में मद्रास शहर, 1920 में त्रावणकोर और झालवाड़, 1921 में बंबई और मद्रास प्रांत में सीमित मात्रा में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। गोलमेज सम्मेलन ने मत देने के लिए महिलाओं की उम्र 21 वर्ष करने की सिफारिश की थी। 1935 के अधिनियम में और अधिक महिलाओं को मताधिकार मिला, लेकिन कुल मिलाकर 2.5% महिलाओं तक ही सीमित था। उनके लिए संप्रदाय के आधार पर विधानमंडल में स्थान आरक्षित किया गया। यद्यपि वे किसी भी अनारक्षित स्थान पर भी चुनाव लड़ सकती थी। अतः कथन 2 सही है, तो इस तरह विकल्प भी सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए. AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। बी. वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतवासियों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। सी. 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। या फिर डी. क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। 8 अगस्त 1942 को AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बंबई अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, इसलिए विकल्प सही है। इस आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आंदोलन के प्रारंभ में ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला सवाल, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर सरोजिनी नायडू। आंसर है ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। येरवड़ा जेल पूना में गांधी जी ने भारतीय धार्मिक गीति काव्य का अनुवाद अंग्रेजी में सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन नाम से किया था, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? परगना, सरकार, सूबा, सरकार, परगना, सूबा, सूबा, सरकार, परगना या फिर परगना, सूबा, सरकार। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, परगना, सरकार, सूबा। चलिए व्याख्या पर नजर डालते हैं। मध्यकालीन भारत में राज्य का प्रशासनिक विभाजन सूबा यानी प्रांत या प्रदेश में, सूबा का सरकार यानी आधुनिक तहसील या अनुमंडल और परगने का विभाजन गांव में किया जाता था। अतः सबसे छोटी इकाई गांव, उससे बड़ी परगना, परगना से बड़ी सरकार और सरकार से बड़ी इकाई सूबा होती थी, इसलिए विकल्प सही है। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे या थीं जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर सरोजिनी नायडू। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बेथ्यून ने 1849 में कोलकाता में कलकत्ता महिला विद्यालय के नाम से दक्षिणा रंजन मुखर्जी के वित्तीय सहयोग से एक विद्यालय खोला जो बाद में हिंदू महिला विद्यालय और उसके बाद बेथ्यून विद्यालय के नाम से जाना गया। 1879 में इसे कॉलेज के रूप में विकसित किया गया और ये भारत का पहला वुमेन कॉलेज बना और एशिया का पहला महिला विद्यालय।
इसी विद्यालय से सेक्रेटरी के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़े हुए थे, इसलिए विकल्प सी सही है। नेक्स्ट सवाल, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला युग्म, औरंग, राजकोष का प्रभारी। दूसरा, बेनियान, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। और तीसरा, मिरासीदार, राज्य का नामित राजस्व दाता। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल व शाहनवाज पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। उनका बचाव भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी किया। एक संक्षिप्त सुनवाई के पश्चात उन्हें मृत्यु दंड सुनाया गया, लेकिन वायसराय लॉर्ड वेवल ने जनभावना को देखते हुए उनको क्षमा प्रदान कर दी, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला सवाल, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या सही हैं। 1, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। 2, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। और 3, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ। यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3 या फिर डी केवल 3। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2। चलिए व्याख्या देख लेते हैं अब। कर्नाटक, जिसकी राजधानी आरकोट थी, मुगल दक्कन का एक सूबा था और इस प्रकार हैदराबाद के निजाम के तहत आता था। लेकिन जिस प्रकार निजाम ने अपने को दिल्ली की मुगल सरकार से स्वतंत्र कर लिया था, उसी प्रकार कर्नाटक के उप सूबेदार ने दक्कन के निजाम से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। इस प्रकार कर्नाटक के नवाब सादतुल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को अपनी गद्दी सौंपी, इसलिए कथन एक सही है। विजयनगर के पतन के पश्चात मैसूर वाडियार वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा, इसलिए कथन 2 भी सही है। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात मुगल प्रशासन के संकट काल में अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड नाम से एक नए राज्य का गठन किया, जो उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ियों तथा दक्षिण में गंगा तक विस्तृत था। आरंभ में इसकी राजधानी बरेली के आंवला में स्थित थी, जो बाद में रामपुर में स्थानांतरित कर दी गई। रुहेलों का संघर्ष दिल्ली, अवध और जाट राज्य से लगातार चलता रहता था, इसलिए कथन 3 गलत है, तो इस तरह विकल्प सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। बी, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। सी, पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। या फिर डी, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। अजंता गुफा दक्कन पठार में वाघोर नदी घाटी में स्थित है, इसलिए विकल्प सही है। सांची स्तूप बेतवा नदी की घाटी में स्थित है। वहीं पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नासिक में स्थित है, जहां गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अमरावती स्तूप कृष्णा नदी घाटी में स्थित है। अगला सवाल, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा, ये भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। और चौथा, इसके डिजाइन से ये लोकप्रिय धारणा बनी कि ये भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 4 या फिर डी 2, 3 और 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 और 4। मितौली गांव मुरैना मध्य प्रदेश स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में कच्छप घाट राजा देवपाल ने करवाया था, इसलिए कथन एक सही है। हीरापुर भुवनेश्वर स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार है, अतः ये एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है, इस तरह कथन 2 गलत है। 64 योगिनी मंदिर देवी पार्वती के मंदिर हैं, जो तंत्र तथा शैव पूजा पद्धति को बढ़ावा देते हैं, इसलिए कथन 3 गलत है। 64 योगिनी मंदिर के वृत्ताकार रूप को संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है, इसलिए कथन 4 सही है, तो इस तरह विकल्प सी सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित था या थे। भरूच, चिकाकोल या फिर त्रिचिनोपोली। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 3 या फिर डी 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। सर थॉमस रो ने जहांगीर से अनुमति लेकर अहमदाबाद, भरूच और आगरा में फैक्ट्रियां स्थापित की थीं। चिकाकोल और त्रिचनापोली में ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना नहीं था, इसलिए विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? 1. मगध के गुप्त, 2. मालवा के परमार, 3. थानेसर के पुष्यभूति, 4. कन्नौज के मौखरी, 5. देवगिरी के यादव और 6. वल्लभी के मैत्रक। दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस हैं A 1, 2 और 5, B 1, 3, 4 और 6, C 2, 3 और 4 या फिर D 5 और 6। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1, 3, 4 और 6। चलिए व्याख्या देखते हैं। गुप्त वंश के पतन के पश्चात तथा हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में राजवंशों का शासन इस प्रकार था। पहला, मगध के गुप्त शासक। दूसरा, थानेसर के पुष्यभूति, जिस राजवंश से हर्षवर्धन संबंधित था। तीसरा, कन्नौज के मौखरी, जिसके राजा गृहवर्मन से हर्ष की बहन राज्यश्री का विवाह हुआ था। और चौथा, वल्लभी के मैत्रक वंशी ध्रुवसेन द्वितीय से हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। मालवा के परमार और देवगिरी के यादव ने दक्कन में शासन किया। उनका शासनकाल 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य था, जबकि गुप्त वंश का पतन और हर्ष का उत्थान 6वीं से 7वीं शताब्दी में हुआ था, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पुर्तगाली लेखक नूनिस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी। दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस हैं A केवल 1, 2 और 3, B केवल 1, 3 और 4, C केवल 2 और 4 या फिर D 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन D 1, 2, 3 और 4। 1535 से 1537 के मध्य पुर्तगाली यात्री नूनिस ने विजयनगर की यात्रा की थी और उसने वहां की सामाजिक आर्थिक दशा का विस्तृत वर्णन किया था। इस समय अच्युत देवराय का शासन था। नूनिस के अनुसार विजयनगर में स्त्रियों का बहुत सम्मान था और कुछ स्त्रियां मल्लयोद्धा, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, अंगरक्षिकाएं, सुरक्षाकर्मी, लेखा अधिकारी, लिपिक एवं संगीतकार होती थीं। वे युद्ध में भी भाग लेती थी, इसलिए विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A. पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। B. पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। C. रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। या फिर D. मैडम ब्लावात्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जनगण मन का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में किया था। इसकी धुन भी उसी समय उन्होंने बनाई। उस समय कॉलेज के प्रधानाध्यापक शिक्षाविद जेम्स हेनरी कजिन की पत्नी मार्गरेट कजिन ने जनगण मन को संगीतबद्ध किया, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर कुछ ऐतिहासिक स्थान है और दाईं ओर उनकी ख्याति का कारण है। तो पहला युग्म है 1. बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर, 2. चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला और 3. गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां। आपको बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित है या हैं। A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 3 या फिर D 2 और 3। तो सही उत्तर है ऑप्शन D 2 और 3। बुर्जहोम कश्मीर का एक नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। आखेट पर आश्रित मानव इस समय मंदिर का निर्माण करना नहीं जानता था, अतः पहला युग्म गलत है। उत्तरी 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में स्थित चंद्रकेतुगढ़ का उल्लेख टॉलेमी ने गंगेरी दाई नाम से किया है। यहाँ की खुदाई में टेराकोटा या पकी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। ये स्थल मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर काल में आबाद था। यहाँ से गुप्तकालीन सोने और चांदी के सिक्के भी मिले हैं, इसलिए युग्म 2 सही है। वहीं राजस्थान के सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में स्थित गणेश्वर से ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शामिल है बाणाग्र, मछली का कांटा, चूड़ी, शूलाग्र, छेनी आदि। इसलिए युग्म 3 सही है। तो इस तरह विकल्प डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। 2. मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। और 3. विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 3 या फिर D 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन A केवल 1। मंगोलों के महान नेता चंगेज खान ने पर्शिया या ईरान पर आक्रमण कर उसके शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह का साम्राज्य नष्ट कर दिया और उसे जान बचाकर कैस्पियन समुद्र तट की ओर भागने पर मजबूर कर दिया।
ख्वारिज्म शाह का बड़ा बेटा युवराज जलालुद्दीन मांगमरनी भारत की ओर सिंधु नदी तट तक भाग कर आया, जहां तक मंगोलों ने उसका पीछा किया। उसने इल्तुतमिश से मंगोलों के विरुद्ध सहायता की अपील की, लेकिन चंगेज खान के आक्रमण के भय से इल्तुतमिश ने उसकी मदद करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए कथन एक सही है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक था, जबकि तैमूर ने भारत पर 1398 से 99 के दौरान आक्रमण किया, इसलिए कथन 2 गलत है। विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय का शासनकाल 1424 से 1446 ईस्वी तक था, जबकि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर पहुंचा था, इसलिए कथन 3 असत्य है। इस तरह विकल्प ए सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ या ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा कथन, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। और कथन 3, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। चलिए व्याख्या देखते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म स्पेन के जेवियर में हुआ था। वो संत इग्नेशियस के मित्र थे और उन्होंने उनके साथ मिलकर जेसुइट संघ की स्थापना की थी, इसलिए कथन 1 सही है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु 3 दिसंबर 1552 को चीन के शेंग चुआन द्वीप पर हुई। 1553 में उन्हें गोवा में दफनाया गया, इसलिए कथन 2 गलत है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को गोवा में संत जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह विकल्प सी सही हो जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं। 1, मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। 2, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। और 3, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 या फिर डी केवल 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका मिताक्षरा पूरे देश में बंगाल, असम तथा उड़ीसा एवं बिहार के कुछ भागों को छोड़कर जहां दाय भाग व्यवस्था लागू थी, संपत्ति के अधिकार के लिए कानून की सर्वमान्य पुस्तक थी। मिताक्षरा और दाय भाग जाति भेद नहीं करती थी, यानी ऊंची या नीची जाति के लिए नहीं लिखी गई थी, इसलिए कथन एक गलत है। मिताक्षरा व्यवस्था में पिता के जीवित रहते पुत्र पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकता था, जबकि दाय भाग पिता की मृत्यु के पश्चात ऐसे किसी दावे पर विचार करती थी, इसलिए कथन 2 सही है। मिताक्षरा और दाय भाग स्त्री पुरुष दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार व्यक्त करते हैं, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह विकल्प बी सही हो जाता है। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।